नमस्कार। आज हम लोग बौद्धिक संपदा अधिकार या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसके बारे में जानने वाले हैं। तो बौद्धिक संपदा अधिकार कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं और लाइब्रेरी के कोर्स में इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये तीनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये क्यों लाया गया, क्या है ये सारी चीज़ें। IPR भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसकी कार्यनीति जो है देश में आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाने और उद्दीप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व शर्त है। यह अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश की सुविधा प्रदान करने के साथ ही देश के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार लाती है। अब ये बौद्धिक संपदा अधिकार से न केवल प्रतियोगियों और बौद्धिक संपदा अधिकार के स्वामियों की रचनात्मक क्षमता और नवाचार की सुरक्षा होती है, बल्कि उन प्रयोक्ताओं की भी सुरक्षा करती है। बौद्धिक संपदा अधिकार का जो कानून है वो आधुनिक अवधारणा है और इसकी जड़ें जो है आधुनिक अवधारणा मानी जाती है, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं ये 15वीं सदी में ही तलाशी जा सकती हैं। जब क्या हुआ, शुरुआत में क्या हुआ, जब प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत हुई ना, तो इन्होंने क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस वालों ने लगातार किसी ने भी रचना की एक नहीं, उसकी फ़ोटोकॉपी निकाल करके छाप दिया। कॉलेजेस में आप देखते होंगे कितनी भी महंगी बुक है, उपेंद्र सिंह की बुक करीब 3000 रुपये की है, वो खरीदने जाएंगे, लेकिन फ़ोटोकॉपी वाले 300-400 रुपये में दे देते हैं फ़ोटोकॉपी करके। तो जब ये प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई तभी से बौद्धिक संपदा अधिकार, कॉपीराइट, इसकी बहुत ही तेज़ी से नियम बनाने की मांग उठी। तो उन्होंने नकल करना जब शुरू करे तब इसे गैरकानूनी कार्य को देखते हुए व्यक्तिगत रचनाओं और आविष्कारों के संरक्षण के लिए कानून बनाए गए। सोचो अगर ना बनाए जाते तो हतोत्साहन होता ना, कि मान लीजिए हमने इतनी मेहनत से कई साल लगा करके एक नवाचार किया, एक नई खोज की, और फिर किसी ने उसको कॉपी कर लिया। जैसे जगदीश चंद्र बसु आपने सुना होगा, जिन्होंने खोज किया था कि पौधों में भी जान होती है। उससे पहले उन्होंने खोज की थी कि रेडियो तरंगों की खोज की थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि मैं पेटेंट नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये जो हमारा माइंड या जो हमारा शरीर मिला है भगवान के द्वारा दिया गया है, मदर अर्थ के द्वारा दिया गया है, तो पेटेंट करवा करके किसी एक का अधिकार नहीं है इस पर। तो उन्होंने नहीं किया। बाद में मार्कोनी जो था उसने करवा लिया उसी पे पेटेंट, सेम चीज़ थी। तो मतलब फिर उसने पेटेंट करवा लिया, फिर अब वो पैसे कमाने लगा, वो अन्य लोग यूज़ नहीं कर सकते थे। तो बाद में उन्हें पछतावा हुआ, फिर उन्होंने जब पौधों की खोज की तब उन्होंने पेटेंट उसको करवाया। तो जगदीश चंद्र बसु की शुरुआत में सोच तो बहुत अच्छी थी, लेकिन पेटेंट करवाने के बाद ये लाखों करोड़ों चार्ज करने लगते थे। तो जगदीश चंद्र बसु ने जब ये पेटेंट करवाया होता तो वो कम चार्ज भी ले सकते थे, पेटेंट करवाने के बाद वो फ्री कर सकते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस तरह से भी चोरी हो सकती थी। तो इसलिए पेटेंट बौद्धिक संपदा जो अधिकार है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जो ये संस्था है उसको बोलते हैं WIPO, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं WIPO। और ये समझौते के रूप में देखते हैं, ये किसी पुस्तक, कविता, किसी वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी आविष्कार, औद्योगिक कृषि संबंधी आविष्कार, किसी फिल्म में या कोई वस्तु जिसकी रचना मौलिक रूप से मानव संसाधन द्वारा की गई है के संरक्षण की बात करता है। अब इसके दो प्रकार होते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार के, एक तो होता है कॉपीराइट और दूसरा होता है औद्योगिक संपदा अधिकार। तो इन दोनों, तो कॉपीराइट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ रहे हैं संपदा अधिकार। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। एक तो ये बौद्धिक संपदा आर्थिक मूल रूप से मूल्यवान सूचना होता है। अभी कोरोना की वैक्सीन जब आई तो जो फार्मूला था कि किस तरह से वैक्सीन बनाना चाहिए, उसमें कितना मेहनत किया गया, कितना पैसा लगा। तो अगर इतना मेहनत किया गया और सबको फ्री में दे दिया जाता तो कोई ज़रूरी नहीं जिसको फ्री में दिया जाता उस फार्मूले पे वो अच्छे से वैक्सीन बना लेता। हालांकि भारत ने क्या किया है कि उसने बात किया है सभी यूरोपियन देशों से, अमेरिका और अन्य विकसित देश तो नाक सिकोड़ रहे थे कि हम ये नहीं देंगे, ये फार्मूला सबको फ्री में नहीं देंगे, लेकिन भारत ने बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया तो सब लोग मान गए कि अब दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को फ्री में ये दे दिया जाएगा, जिससे कोरोना की वैक्सीन वो लोग भी बना सकें। तो भारत इन सब मामलों में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम लोग भारतीय हैं। तो ये आर्थिक रूप से मूल्यवान सूचना होता है। दूसरा, अन्य व्यक्ति को सृजित
सूचना का प्रयोग करने से रोकने तथा उन शर्तों जिन पर इसका प्रयोग किया जा सकता है को तय करने का एक वैधानिक रूप से लागू अधिकार होता है। इसको संरक्षण देने के लिए एक ट्रिप्स नाम की एक समझौता हुआ था, जिसमें उसके मानक और अवधि का निर्धारण किया गया है। जैसे 20 सालों के लिए किसी भी चीज़ को हम पेटेंट करवा सकते हैं, अलग अलग देशों का अलग अलग है। और उसके बाद सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र और राष्ट्रीय व्यवहार बौद्धिक संपदा अधिकार को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और उसके बाद जो रचनाकार होता है उसको सीमित अवधि के लिए अपनी बौद्धिक रचना के उपयोग के लिए विशेषाधिकार दे देते हैं, कि मतलब वो 20 सालों तक उस टेक्नोलॉजी का मालिक है, वो जिस कंपनी को चाहे उसे बेच सकता है। अगर कोई कॉपी करेगा तो उसके खिलाफ वो न्यायालय में शिकायत कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा सकता है। और जैसे आप लोगों ने आजकल सुना होगा जीआई टैग मिला, दोनों लड़ रहे हैं ना, जैसे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों लोग लड़ रहे हैं रसगुल्ला के लिए लड़ रहे हैं, रसगुल्ला के लिए लड़ रहे हैं कि रसगुल्ला मूल रूप से बंगाली बोल रहे हैं कि हमारा है और उड़िया बोल रहे हैं कि हमारा है, तो उसको जीआई टैग मिल गया था। तो इसके लिए जैसे जम्मू कश्मीर का केसर है, उसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक, मतलब ये दिखाता है कि उस जगह का ये विशेष प्रोडक्ट है जो दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता है। जैसे कश्मीर के केसर की तो बात ही निराली है, वो लाखों में बिकता है। केसर हर जगह होता है लेकिन उसकी बात ही अलग है। जैसे यहाँ जो रसगुल्ला का कॉन्सेप्ट है, ऐसा रसगुल्ला नहीं मिलता है। जैसे हैदराबादी बिरयानी हो गया, ये सारी चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसका दुनिया में प्रचार प्रसार हो और वो और ग्रो करे। तो ये हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार में आती हैं। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति के आविष्कार, उसके कृतियों को संरक्षित करने के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं, यानी जो रचनाकार को दिया गया अधिकार कुछ वर्षों के लिए, जिससे उसे रॉयल्टी मिलती है, उसे ही हम बोलते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। अगला रूप हम लोग कॉपीराइट बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग वीडियो को ही रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच।